हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का नाम है थेल्स प्रमेय, या इसी को हम लोग हिंदी में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। इसका प्रूफ पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कुछ स्टेप होते हैं, उसको फॉलो करके इसका जो स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो बातें होती हैं उसको प्रूफ करना होता है। और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप भी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। 5-6 थ्योरम है, जिसमें से कोई एक न एक जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से पहला जो है ये थेल्स प्रमेय, आज हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। चलिए इसका मतलब समझते हैं कि ये जो थेल्स प्रमेय है, इसका स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाएंगे और उसको प्रूफ करने के लिए जो स्टेप है वो लिखेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको 3 तरीके से ये सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब मैं जो सॉल्यूशन बताऊंगा, जो स्टेप बताऊंगा, सेम स्टेप आपको करना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। लिखा रहेगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या लिखा रहेगा आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या इसका स्टेटमेंट लिखा रहेगा और इसके साथ लास्ट में लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि लिखा रहेगा स्टार्टिंग में सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्वेश्चन जैसे भी पूछे, पहले लगा रहे सिद्ध कीजिए कि, या ये पूरा लिख करके लास्ट में लगा रहे सिद्ध कीजिए, या सिर्फ लिखा रहे थेल्स प्रमेय, तो हमको सारे के लिए, सारे स्टेटमेंट के लिए वही चीज लिखना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि थेल्स प्रमेय जो है, इसका स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, मतलब कोई त्रिभुज होगा तो त्रिभुज यहां पे बनाते हैं। सबसे पहले ये मान लो एक त्रिभुज है, और बोला इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। तो मान लो ये एक भुजा है इस त्रिभुज का, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं ये, ठीक है, इसके समांतर एक रेखा खींच दिया। इस रेखा का नाम हम दे देते हैं डी और ई यहां पे। तो ये इस रेखा के समांतर हो गया। तो स्टेटमेंट कह रहा है तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये जो बाकी 2 भुजा बचा, ये और ये, इसका अनुपात जो है वो बराबर हो जाता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC। इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि अगर ये त्रिभुज है, ये एक रेखा है, त्रिभुज का भुजा है, इसके समांतर ये रेखा खींची गई, तो ये जो 2 भुजा बचा ये एक अनुपात में आ जाता है, जिसको हम लोग AD बट्टा DB और AE बट्टा EC कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट हमको प्रूफ करके दिखाना है, ये रिजल्ट हमको लाना है सिद्ध करके। तो ये लाने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा, कई सारे स्टेप लिखने होंगे, और उसको करते करते ये रिजल्ट आ जाता है, यही फाइनल रिजल्ट होता है। इतना जब आ जाएगा तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, बोलूंगा सिद्ध हो चुका। चलिए मैं ये यहाँ पे लिखता हूं वो सारे स्टेप, जिस स्टेप को फॉलो करके ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सिस्टम है, वो पूरी बातें आपको मेंशन करनी होंगी। सबसे पहले इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, फिगर में मैंने कुछ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे नाम हमको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। वो इस तरह से लिखा जाता है, माना कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर DE खींचा गया, जो रेखा AB तथा
AC को D तथा E पर मिलती है ये आपको लिखना होगा। उसके बाद सिद्ध करना है, क्या दिखाना है, रिजल्ट क्या लाना है, तो वो लिख दिया जाएगा। सिद्ध करना है AD बट्टा DB बराबर है AE बट्टा EC। और ये सिद्ध करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा। उस काम को हम लोग कहते हैं रचना। इस फिगर में जो ये स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग ये फिगर बनाया गया है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए हमको इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी खींचना होगा। तो वो लाइन इस तरह से खींचा जाता है। ये D से ना यहां से लंब रेखा खींची जाएगी। D से यहां एक लंब, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और E से भी यहां लंब रेखा खींची जाएगी, जो कि यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। ये M दे दो इसका नाम, और इसका नाम N दे दिया जा सकता है। यहां से ये लंब रेखा खींची गई है, ये लंब रेखा खींची गई है। लंब मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके अलावा इसमें क्या करना होगा, इसमें D को C से मिलाना होगा, और डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, और B को E से मिलाना होगा। ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो इसी को हम लोग रचना में लिखते हैं। देखिए क्या किया है, रचना में हम लोग लिखते हैं, क्या किया गया है, E से EM लंब AB तथा D से DN लंब किस पे है, ये AC पे, AC खींचा। ये रचना हमको करना पड़ा। और क्या किया, B को E से, C को D से मिलाया, B को E से तथा C को D से मिलाया। इतना लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो सारे नंबर नहीं मिलेंगे। इतना किया। अब हम लोग इसमें अपना काम शुरू करेंगे। इसमें प्रमाण जिसको हम लोग कहते हैं, जब ये बातें जो लिखी हैं, जो ये स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बना है। तो इस फिगर में क्या क्या था वो मैंने लिखा कि त्रिभुज ABC है, जिसमें BC के समांतर DE, BC ये है, DE ये है, समांतर है, खींचा गया। जो रेखा AB तथा AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करता है, ये AB और AC है, तो इसको D और E पर ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, मिलती है। उसके बाद हमको सिद्ध करना है जो अनुपात है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। और ऐसा प्रूफ करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, जो मैंने यहां से लंब खींचा, ये लंब खींचा और इसको मिला दिया है। अब हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। तो लिखना होता है प्रमाण। जब हम प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्रमाण। हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है ADE, ये त्रिभुज, गौर से देखिएगा, ADE का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई होता है। किसी भी त्रिभुज में जिसमें ऊंचाई दिया होता है, 90 डिग्री वाला लाइन होता है, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो मैंने ये वाला त्रिभुज लिया है, इसमें आधार मैं ये ले रहा हूं, ये वाला, ध्यान से देखिएगा, AD तक मैं आधार मान रहा हूं। तो ऊंचाई कौन होगा, तो इस लाइन पे जो 90 डिग्री वाला लाइन होगा ये ऊंचाई माना जाएगा। ठीक है, आधार अगर AD है तो ऊंचाई जो है ये EM हो जाएगा, EM। तो आधार अगर AD है, AD इंटू ऊंचाई जो है इसका EM माना जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर त्रिभुज इसका BDE, ये वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा,
बी डी ई, इस त्रिभुज को मैं ले रहा हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसमें आधार जो है ये वाला BD लिया जाएगा, आधार BD। तो फिर से मैं लिख रहा हूं BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल बराबर, फिर से यहां पे 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो आधार में ये ले रहा हूं BD, तो BD और इंटू ऊंचाई जो है इस आधार पे 90 डिग्री वाला लाइन कोई नहीं है। देखिए ये लाइन जो है ED यहां पे आ रहा है, ये आधार अगर लेते हैं तो ये ऊंचाई के तौर पे देखा जा सकता है, बट यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए ऊंचाई ED नहीं होगा। तो कौन होगा? तो देखिए त्रिभुज में रूल होता है, अगर ये इस तरह का, यहां पे मैं साइड में बना रहा हूं फिगर, ये इस तरह का त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये इस तरह का त्रिभुज, तो ऊंचाई जो है अगर आधार ये लिया गया तो ऊंचाई वो होगा जो इस लाइन पे 90 डिग्री बनाता हुआ लाइन हो। तो ये 90 डिग्री यहां पे नहीं है, ये अधिक कोण है, तो 90 डिग्री जो है इस पे, इसी को आगे जब बढ़ाया जाएगा तो यहां से एक रेखा ऐसे गिरेगी जिसको हम लोग 90 डिग्री बोलेंगे। मतलब त्रिभुज मेरा रहेगा ये अंदर वाला ये पोर्शन, लेकिन इस पे, इस लाइन पे अगर 90 डिग्री की बात करें, कौन है रेखा जो 90 डिग्री बनाएगा, तो वो इसके अंदर यहां पे नहीं आएगा, बल्कि इसको जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ये यहां से एक रेखा गिरेगी जो इस रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, ये लाइन ये तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये M पर जो है यहां से ये लाइन आ रहा है, मतलब इसके लिए ऊंचाई जो है फिर से EM ही होगा। ऊंचाई आधार ये लेने पर ऊंचाई EM ही माना जाएगा, तो इसलिए मैं यहां पे भी ऊंचाई में EM ही लिखूंगा। अब हम लोगों को ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को बट्टे में लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है, इसलिए मैं इसका आगे बढ़ाता हूं। देख लीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है। मैं अगला पेज लेता हूं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टे में था त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल और बराबर 1/2 इंटू, इसमें क्या था देखते हैं एक बार, पहले त्रिभुज में क्या था, यहां पे 1/2 AD इंटू EM और यहां BD इंटू EM है, AD इंटू EM था, और इस त्रिभुज का 1/2 इंटू BD इंटू EM था। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें कैलकुलेशन, तो ये 1/2 ऊपर है नीचे है कट जाएगा, उसके बाद EM ऊपर है कट जाएगा, तो यहां पे हमारे पास क्या बचेगा, AD बट्टे BD, AD बट्टे BD, या DB भी लिख सकते हैं, BD को DB भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसको DB ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या किया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया गया था, त्रिभुज में एक बार ये त्रिभुज लिया गया है और एक बार ये वाला त्रिभुज लिया गया है। अब हम लोग फिर से वही प्रोसेस करेंगे, फिर से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लेंगे, ADE का क्षेत्रफल, और दूसरी बार में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। देख लीजिए ये CDE, पहले तो ADE का क्षेत्रफल लिया जाएगा और इस बार जो है हम लोग आधार ये वाला लेंगे, ये लाइन AE, आधार ये लिया जाएगा AE, तो आधार जब ये लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस पे जो लंब है ये AEDN, तो मैं इधर फिर से इसको लिखता हूं, क्या लिखूंगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल फिर से लिया जाएगा, ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 इंटू आधार उसमें जो है AE था और इंटू आधार इसमें AE था, देख लीजिए आधार AE था और ऊंचाई जो है DN है, ऊंचाई जो है DN है, ऊंचाई जो है वो DN है। और उसके बाद फिर त्रिभुज
अगला कौन सा त्रिभुज लेना होगा, अगला कौन सा त्रिभुज लेना होगा, देखिए एक बार ADE ले लिया है, अब ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज, इसका नाम CDE। तो इसमें हम लोग आधार जो है EC लेंगे, EC। तो इसका ऊंचाई जो है फिर से ये रेखा आगे बढ़ने पर ये ऊंचाई फिर से DN होगा, आधार EC होगा और ऊंचाई DN होगा। त्रिभुज CDE, CDE, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार जो है वो EC था और इंटू ऊंचाई जो है वो DN था। देखिए मैं पीछे इरेज करके वहां पे भी लिख सकता था, लेकिन उन सब का मुझे यूज करना पड़ेगा, बार बार दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको इरेज नहीं किया बल्कि नेक्स्ट पेज पे ले लिया। आप लोग इसको कॉपी में लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहां से क्या लिया गया। मैं दिखा रहा हूं फिर भी, ठीक है, पीछे जा जाके दिखा रहा हूं। देखिए EC इंटू DN, EC इंटू DN, आप देख सकते हैं EC कहां था, EC ये है आधार और DN जो है ये था ऊंचाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन समीकरण का भी, इसका भी अनुपात निकालेंगे। इसलिए ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल और बट्टे में लेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। और इसका अगला प्रोसेस जो है वो हम लोग इन दोनों का, इसका और इसका जो ये मान आया हुआ इसको लिखेंगे बट्टे में 1/2 इंटू AE गुने DN और बट्टे में हो जाएगा 1/2 इंटू इसका क्या आया था EC गुने DN। और इसको हम लोग अगर प्रोसेस करें तो क्या होगा, देखिए इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं तो अगला कैलकुलेशन क्या होगा, इसका अनुपात 1/2 हो गया, कट गया, और DN भी कट गया, और बराबर यहां पे हमारे पास बचा AE बट्टे में EC, AE बट्टे में EC। इसको हम लोग समीकरण अभी नहीं मानते, इसमें कुछ एक चीज दिखाना हमें। ये पहला समीकरण जो ये आया था ये वाला, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। आप इसमें ध्यान से देखो, ऊपर में क्या है ADE है और नीचे में क्या है, यहां देखो ADE है। तो इसका ऊपर वाला और इसका ऊपर वाला सेम है। नीचे वाला देखो BD नीचे वाला देखो BDE और यहां CDE। हमको जो है इन दोनों को सेम करना है, ये बताना है कि त्रिभुज BDE और CDE दोनों सेम चीज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है और ये बराबर है। इसके लिए रूल होता है, मैं वो रूल यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूं। मैं इसको इरेज करता हूं, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। आप ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है और फिर ये इस तरह से एक लाइन है और यहां पे आपको दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ऐसे बना है, ये ऐसे जाके एक त्रिभुज बन गया और दूसरा त्रिभुज ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक आधार है और इसी आधार पे ये भी त्रिभुज बना है और ये भी त्रिभुज बना है, दोनों का आधार ये है, सेम है। और ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीछे दिया हुआ है कि ये समांतर रेखा है। यहां पे कहीं पे दिखाया गया होगा कि BC के समांतर DE, ये और ये दोनों समांतर रेखा है। तो ये रूल होता है कि अगर दो समांतर रेखा के बीच में अगर आधार इसका एक ही रहे और यहां पे अगर दो त्रिभुज बनता है इस पे, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां पे जो दो त्रिभुज बन रहा है उसका नाम क्या है, एक का नाम है BDE और दूसरे का नाम है CDE। तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही होता है, ये रूल के अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं चूंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज इसके CDE का क्षेत्रफल। ये दोनों नीचे वाला है, फिगर में अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। और ये दोनों बराबर है तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, लॉजिक इसका लिख देंगे, चूंकि दोनों त्रिभुज
एक ही आधार, दोनों एक ही आधार, और उस आधार का नाम क्या था, उस आधार का नाम क्या था देखते हैं। दोनों एक ही आधार DE, इसका नाम DE है और ये समांतर रेखा जो है वो BC है। तो एक ही आधार DE तथा एक ही जोड़ी समांतर रेखा DE समांतर नीचे वाला रेखा का नाम क्या है, DE समांतर है BC। तो मैं यहां पे लिखूंगा DE समांतर BC के बीच स्थित है, इतना लिखना होगा। जो मैंने उन दोनों त्रिभुज को क्षेत्रफल बराबर किया है ना, उसका लॉजिक देना होगा, उसका रीजन देना होगा। ये इस बिना पे, चूंकि ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बना हुआ है, इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है, तो इसलिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट लिखना होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है तो देखिए मैं इसी को क्या लिख सकता हूं, मैं इसी को लिख सकता हूं ऊपर वाला त्रिभुज, इसको मिटाते हैं वरना कंफ्यूजन होगी, ठीक है। मैं इस पार्ट को लिखने जा रहा हूं, इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को फिर से लिखने जा रहा हूं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में, अब मैं त्रिभुज CDE नहीं लिख के BDE बराबर है CDE, तो CDE की जगह पे BDE लिख दूंगा। CDE बराबर है किसके, BDE के, तो मैं CDE की जगह BDE रखूंगा। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और ये रिजल्ट क्या आया था, इसका जो मान है वो क्या आया था, देखिए यहां पे क्या आया था, AE बट्टा EC आया था, AE बट्टा EC आया था, AE बट्टा EC। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 मेरा ये आया था, ये, और समीकरण 2 जो है मेरा ये आया था। अब मैथमेटिक्स में एक रूल है कि अगर दो समीकरण हो मेरे पास, जिसमें x बराबर अगर 2y प्लस 5 है और दूसरा x बराबर 3y प्लस 2 है, ध्यान से देखिएगा, अगर दो समीकरण हो मेरे पास जिसमें x बराबर 2y प्लस और x बराबर 3y प्लस 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से जो है, जो सेम पोर्शन होता है एक साइड में, उसको छोड़ के जो दूसरा साइड है 2y प्लस 5 बराबर में लिख दिया जाता है 3y प्लस 2 के। ये रूल है, x को छोड़ दिया जाता है। अगर x बराबर है 2 बार किसी के, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाता है। तो इस रूल से आप देखो, अगर तो ध्यान से देखो, तो ये पोर्शन और समीकरण 1 का ये पोर्शन, ये दोनों सेम है। गौर से देखो, ऊपर में है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहां भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, नीचे में है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, नीचे में है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो जब ये दोनों एक साइड पोर्शन बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से इसका ये साइड बराबर हो जाएगा इसके इस साइड के। तो मैं यहाँ पे उसी बात को लिखने जा रहा हूं, स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहाँ पे लिखता हूं समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों समीकरण में ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा और इसका जो दूसरा साइड है AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा इसके दूसरे साइड के AE बट्टा EC, और यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है, यही मेरा सिद्ध हुआ हम लोग बोलते हैं। या तो ये लिख दीजिए या लिख दीजिए प्रमाणित मतलब, और या सिद्ध हुआ, हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रमाणित लिख दीजिए या सिद्ध हुआ या प्रूव्ड, कुछ भी लिख दीजिए, हो गया। यही रिजल्ट लाना था। स्टेप देख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले जो है इसको, ये ऊपर वाला सेम था, नीचे वाला जो है, नीचे वाला डिफरेंस था, लेकिन ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि ये एक ही आधार और एक ही जोड़ी समांतर रेखा के बीच है।
इससे क्या हुआ कि मैंने सी डी की जगह बी डी रख दिया और जिसके बिना पे हमको ये साइड पूरा इसके बराबर मिल गया। तो समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर क्या हुआ, ये पूरा पोर्शन खत्म होके हमको रिजल्ट जो है AD बट्टा DB बराबर हो गया AE बट्टा EC। यही सिद्ध करना था। देख लीजिए आप पीछे क्या लिखा हुआ है, हमको सिद्ध करने में क्या लिखा हुआ है, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC जो कि मेरा आ चुका है। तो इस तरह से आपको ये सारे पूरे स्टेप जो है फॉलो करने होंगे, तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर इसमें कुछ गलती होगा, इसमें कुछ छोड़ दीजिएगा, बीच में कोई स्टेप छोड़ दीजिएगा तो आपको उसमें नंबर कट जाएंगे, 3 नंबर मिलेंगे या 4 नंबर। इसलिए अगर चाहते हैं कि मेरा कोई भी नंबर ना कटे तो इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जैसे ये थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का विलोम होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है, इन सब के वीडियोस का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि 5 से 6 प्रूफ जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसमें से कोई भी एक जो है 5 नंबर में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस अगर क्लास 10 से रिलेटेड डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और उसको देख करके आप उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।